नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सुपर टेट के बारे में कुछ बातें जानेंगे, सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज हम उसका क्लास करेंगे नक्शे के साथ, मैप के साथ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले आइए थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो आप देखेंगे कि सुपर टेट एक ऐसी परीक्षा है जिसका आप देखेंगे सभी भाइयों को, सभी बहनों को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार है। और हाल फिलहाल में आप देखेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा शिक्षक छात्र अनुपात बराबर की बात कही गई है। लेकिन आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है, मंत्रियों का बयान बदलता रहता है। तो आप इस बयान के चक्कर में सोच के बैठेंगे नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस प्रकार से अभी आपके पीछे केवीएस का पेपर हुआ, अचानक से आपका नोटिफिकेशन आया, तुरंत पेपर करा लिया गया। तो आपको सुपर टेट की वैकेंसी भी, इसका भी आपका नोटिफिकेशन ऐसे ही देखने को मिलेगा। आपकी अचानक से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और आपका पेपर करा लिया जाएगा। और आप देखेंगे कि इसके परिप्रेक्ष्य में और भी कारण पुख्ता इसलिए हो जाता है। आप देखेंगे कि 2024 में आपके चुनाव हैं, तो उसको मद्देनज़र में रखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि उस समय आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और सुपर टेट का आप सिलेबस देखेंगे तो ऐसा सिलेबस है कि आप नोटिफिकेशन आने के बाद उसकी तैयारी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और फिर आपका वही केवीएस के जैसे होगा, आप अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे, सोच में ही रह जाएंगे। तो उसी के लिए आपको अभी से तैयारी करना है, सिलेबस वाइज अच्छे से जानकारी करते हुए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये हमारी पहली वीडियो है। इसके अंतर्गत इसके आगे की जो भी आपकी वीडियो होगी, जो भी आपका पार्ट होगा, हम एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताते हुए चलेंगे। तो इसमें हम जो आप देखेंगे पर्यावरण सामाजिक अध्ययन होता है, जो आप देखेंगे कि इसके 10 अंक आते हैं, और इसी में आपका करंट अफेयर के प्रश्न आ जाते हैं 20। तो ये दोनों मिला के आप देखेंगे 30 प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वही पर्यावरण जो सामाजिक अध्ययन है, तो आपके पर्यावरण यानी सामान्य ज्ञान को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। क्योंकि जब तक आप पर्यावरण के सामान्य ज्ञान को अच्छे से, सामान्य अध्ययन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि फिर करंट अफेयर में भी आपको समस्या हो जाएगी। तो इसलिए आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जियोग्राफी यानी भूगोल का आ जाएगा, उसके बाद आपका इतिहास आ जाएगा, उसके बाद आपका संविधान आ जाएगा। तो इस वीडियो में केवल हम भूगोल से जुड़े हुए टॉपिकों की बात करेंगे, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज से हम अपनी पहली क्लास को चालू करेंगे, एकदम बेसिक के साथ, मैप के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले आइए इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि सिलेबस में आपका एक टॉपिक है पृथ्वी की संरचना। तो पृथ्वी की संरचना में आप देखेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के ऊपरी भाग के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, सारे कुछ आपको इसी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। उसके बाद नदियाँ की बात की जाए तो नदियों के अंतर्गत देखेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे, और जो आपके अनदर देशों की नदियाँ हैं, कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि वहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो पर्वत हैं, भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में जानेंगे, और विश्व के कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप देखेंगे वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। उसके बाद आपके महाद्वीप के बारे में जानेंगे, सभी महाद्वीपों के बारे में अलग अलग वीडियो में हम जानेंगे मैप के साथ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद महासागर और उसमें रहने वाले जीवों के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप देखेंगे ये भी आपका सिलेबस में है, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे। उसके बाद आइए वही देखते हैं प्राकृतिक संपदा। जो आपकी प्राकृतिक संपदा है, खनिज है, आपका प्राकृतिक जो संपदा है, कृत्रिम गैसें हैं, प्राकृतिक गैसें हैं, सारा कुछ आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। उसके बाद अक्षांश और देशांतर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे यहाँ से जरूर आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ऐसे यहाँ से ऐसे प्रश्न बनेगा कि भारत अक्षांश के हिसाब से किस दिशा में स्थित है, देशांतर के हिसाब से किस दिशा में स्थित है। तो ये सारा कुछ आपको हम मैप के हिसाब से बताएंगे, मैप दिखाते हुए समझाएंगे, तो आपको भूलेंगे नहीं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद सौरमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रहों के बारे में जानेंगे, सूर्य के बारे में जानेंगे, चंद्रमा के बारे में जानेंगे, अर्थात सारा कुछ आपको सौरमंडल के अंतर्गत पढ़ना है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आप हम एकदम टॉपिक वाइज पढ़ते हुए मैप के साथ चलेंगे। उसके बाद भारतीय भूगोल का आप देखेंगे विस्तृत रूप है, इसके अंतर्गत कई प्रकार के आपके आ जाएंगे, प्राकृतिक भूगोल, कृत्रिम भूगोल,
इस प्रकार से राजनीतिक भूगोल, ये सारा कुछ आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको हम बेसिक से बताते हुए चलेंगे। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, इसमें भी कई पार्ट है, तो इसका भी हम अलग अलग देखते हुए चलेंगे। आइए ऐसे ही एक और देख लेते हैं अंतिम को, जो प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं आती है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, सुनामी आता है, तो उसी आपदा के बारे में जानेंगे और उसके प्रबंधन के बारे में जानेंगे। तो इसमें भी आप देखेंगे 4 से 5 आपकी वीडियो होगी छोटी छोटी, ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो इस प्रकार से इसको देखते हुए चलेंगे। तो ये रहा आपको टॉपिक। अब इतना टॉपिकों को आपको कवर करना है, तभी आप देखेंगे कि जो आपके 10 अंक आते हैं भूगोल के अंतर्गत, तो आप यहाँ से क्लियर कर पाएंगे। तो इसमें हमने इतिहास और उसके बाद संविधान के जो हैं प्रश्न उनको नहीं लिए हैं। उसके लिए आपको अलग से आप सिलेबस का एनालिसिस करा के उसको अलग से एक प्ले लिस्ट बना के वहाँ से वो क्लास चालू की जाएगी। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे हम समझते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से ही चालू करेंगे, एकदम बेसिक से चालू करेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ भारत के भूगोल के बारे में जानते हैं। भारत का भूगोल जो आप देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसी के अंतर्गत सबसे पहले हम भारत का परिचय जानेंगे। तो भारत का परिचय जानने से पहले आप भारत के बारे में इतना जान लीजिए कि भारत का प्राचीन नाम आपका आर्यावर्त था। सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, लेकिन अगर आपसे परीक्षा में पूछे तो आप आर्यावर्त को ही लगाएंगे, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद वही दूसरी बात की जाए तो आप देखेंगे कि भारत प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। ये गोंडवाना लैंड है क्या, इसके बारे में भी हम विस्तृत नक्शे से मैप से आपको समझाएंगे, जानेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो ये रहा आपका ग्लोब। आप देखेंगे सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझ लीजिए, पृथ्वी की अगर संरचना के बारे में की जाए तो सबसे पहले आप देखेंगे जो ये आपका ग्लोब के जैसा बना है, दिखाई दे रहा है, इसको हम पेंजिया कहते हैं। तो पहले ये पेंजिया के रूप में हुआ करता था। तो उसके बाद आप देखेंगे पेंजिया को बीच में थे आपका तेस्टिस सागर जो है वही काटता है, जो आपकी ये एक सागर के तौर पे है वही काटता है, जिसे तेस्टिस सागर के नाम से जाना जाता है। तो इसके आप देखेंगे जो उत्तर में भाग पड़ता है, यानी ऊपर की तरफ पड़ता है, उसे अंगारा लैंड नाम दिया गया, और जो आपका नीचे भाग पड़ता है उसे ही गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा, अच्छे से जानकारी। आइए वही आगे बढ़ते हैं। तो वही जो पेंजिया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले पेंजिया से अगर आपसे पूछ दे कि पेंजिया क्या है, तो वो भी आप समझ लीजिए। करोड़ों वर्ष पूर्व जब सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, आप देखेंगे कि जो पहले थे करोड़ों वर्ष पहले आपके सारे महाद्वीप एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। तो इसी विशाल भूभाग को ही पेंजिया कहा जाता था। तो जो इसके विशाल भूभाग हैं उसी को पेंजिया कहा जाता था। बाद में आपके तेस्टिस सागर, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, वही काटता है, और काटने के बाद जो आपका ऊपर का भाग अंगारा लैंड और नीचे का गोंडवाना लैंड हो जाता है। तो आइए इसके बाद आपको आगे और बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ये जान लीजिए, आपको मैप पे पता होना चाहिए, ऊपर की तरफ आपका उत्तर दिशा होती है, नीचे आपका दक्षिण, आगे आपका पूरब, पीछे आपका पश्चिम होता है। आपको इतना जानना होता है। तो अगर आप मैप बनाएंगे भारत का, तो इस प्रकार से आप कहीं मैप बनाएंगे तो ये आपका जो होगा पूरब का भाग हो जाएगा। तो आप पूरब में देखेंगे कि आपका बंगाल का खाड़ी पड़ता है, और वही अगर आप पश्चिम की बात करें तो ये अरब सागर से घिरा हुआ है, और वही आपका दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा, आपको जानकारी स्पष्ट लगी होगी। तो ये भारत आप देखेंगे 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 तरफ से जल से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं आप ये भी जान लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए। तो प्रायद्वीप आप देखेंगे स्थल मंडल का जिसके 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो, तो उसे ही आप प्रायद्वीप कहेंगे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा अच्छे से। उसके बाद आइए अब भारत की स्थिति को स्पष्ट करते हैं, भारत की स्थिति को जानते हैं ग्लोब के हिसाब से और आपके महाद्वीप के हिसाब से। अगर आपसे पूछ दे कि भारत की स्थिति ग्लोब पे क्या है और आपकी महाद्वीप पे क्या है, तो आपको ये दोनों बातें जानकारी होनी चाहिए, अच्छे से समझे रहेंगे तो आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
उसके बाद आइए सबसे पहले आप देखते हैं ग्लोब पे। तो आपसे ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ग्लोब है क्या। तो सबसे पहले इसके बारे में आप जान लीजिए कि पृथ्वी के छोटे रूप को ग्लोब कहा जाता है। आप ऑफिस दफ्तरों में देखे होंगे रखा हुआ होता है, तो उसी को हम ग्लोब कहते हैं। तो ये आपका ग्लोब होता है। तो इस नक्शे को जानने से पहले आइए इसके आगे वाले इस भाग को जान लेते हैं सबसे पहले। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप दो ग्लोब बनाएंगे, पृथ्वी का दो भाग बनाएंगे। तो एक में आपको अक्षांश के हिसाब से बताएंगे और एक में आपके देशांतर के हिसाब से। दोनों को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको देखेंगे यही से आपको काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा एक छोटे से वीडियो में। तो इसी में से आप देखेंगे एक 0 डिग्री से रेखा गुजरती है, आप देखेंगे पश्चिम से पूरब की तरफ। तो इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ये जितनी भी रेखाएं आपको दिख रही हैं ये सारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और ये जो बीच में आपकी 0 डिग्री है आप देखेंगे इसे ही विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे ये भी नोट डाउन करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो वही आप देखेंगे अलग अलग आपके अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। तो उसके बाद जो 0 डिग्री के ऊपर का जो भाग होता है, ये सारा जो भाग है इसे ही हम आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और जो आपका नीचे का भाग है उसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो जो उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे एक रेखा मकर रेखा गुजरती है आपके 23.5 अंश नॉर्थ लिखा हुआ है। तो ये आपका कर्क रेखा होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध से जो रेखा गुजरती है अक्षांश रेखा उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और वही आपका जो नीचे की तरफ से गुजरती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। आपको उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आइए फिर आगे देखते हैं। तो आगे आप इसमें समझिए। उसके बाद देशांतर रेखा, वही अगर आपसे देशांतर रेखा की बात की जाए तो फिर आप ग्लोब बनाएंगे। उसके बाद आप उत्तर से दक्षिण की तरफ एक रेखा बीच में से काटेंगे। तो इसे ही आप 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं। इसका मान हो गया 0 डिग्री। अगर वही आपसे यहाँ पे इसका नाम पूछे तो आप नाम देखेंगे कि इसका प्रधान यमोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाता है। तो उसके बाद आप देखेंगे तो जो दो भागों में कट जाएगा, तो जो सामने वाला जो भाग होगा आप देखेंगे देशांतर रेखा बीच से होकर गुजरेगी आपके उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो जो उसके सामने वाला भाग होगा उसे हम पूरब कहेंगे और जो आपका पश्चिम में होगा आपका उसे पश्चिमी भाग कहेंगे। तो आप यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कर लीजिए। तो इसी रेखा में आपका लंदन पड़ता है, यहीं पे आपका लंदन पड़ता है। और आप देखेंगे कि यहीं पे आपका ग्रीनविच जो रेखा है यहीं पे ग्रीनविच जगह पड़ती है। तो जो आप देखेंगे कि रेखा से आगे यानी पूरब के साइड में रहेगा, तो अगर आप उधर का टाइमिंग देखेंगे तो यहाँ पे टाइमिंग आपका बढ़ते हुए यानी प्लस में रहेगा। और लंदन ग्रीनविच रेखा के हिसाब से बता रहे हैं। वही आप पीछे की तरफ यानी पश्चिमी साइड में जाएंगे तो वहाँ पे आपका माइनस में आपका टाइम यानी घटते हुए क्रम में आपका टाइम रहेगा। तो आप यहाँ से इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो वहीं पे आप यहाँ पे देख लीजिए। तो आपको पता है कि आपका जो भारत है, आपका जो भारत स्थित है कर्क रेखा पे स्थित है। तो कर्क रेखा आप देखेंगे यहाँ 23.5 अंश पे गुजरती है। और कर्क रेखा आप देखेंगे कि आपका उत्तरी गोलार्ध में है। तो अगर आपका देखेंगे अक्षांश रेखा के हिसाब से पूछे या अक्षांश रेखा के हिसाब से बताइए भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो किस रेखा पे स्थित है, तो आप देखेंगे ये आपका उत्तरी गोलार्ध में हो जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको ये पता होना चाहिए। जो बीचों बीच में से भारत को काटती है तो आपका यहीं पे पड़ता है। तो इस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर देंगे कि भारत कर्क रेखा से होकर गुजरता है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो उसके बाद आइए आगे देख लेते हैं। तो यहीं पे आप देख लेंगे, यहाँ पे समझ लेंगे। तो उसके हिसाब से देखिए अक्षांश रेखा के हिसाब से अक्षांश रेखा आप ऐसे खींचते हुए चलेंगे तो ये आपका भारत यहाँ पे आ जाएगा। और देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप भारत का टाइम 5 घंटे 30 मिनट प्लस में रहता है। तो जब प्लस में समय रहता है तो भारत देखिए जाहिर सी बात है आपका पूर्वी गोलार्ध में होगा। तो इस प्रकार से इसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार से देशांतर के हिसाब से अगर बात की जाए तो पूर्वी में हो जाएगा और अक्षांश के हिसाब से आपका आप देखेंगे आपका उत्तरी में हो जाएगा। तो इस प्रकार से भारत की स्थिति यहाँ पे आपकी स्पष्ट करेंगे।
तो इस प्रकार से ये है। आइए उसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले यहाँ पे आप महाद्वीपों के बारे में भी यहाँ पे समझ लीजिए, ये भी आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है महाद्वीप के हिसाब से अगर पूछे तो। भारत एशिया, आप देखेंगे भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगर आप एशिया का मैप उठा के देखेंगे तो एशिया का जो मैप होगा उसमें आप देखेंगे नीचे की तरफ आपकी भारत की स्थिति है, तो इसीलिए आप देखेंगे नीचे की तरफ दक्षिण पड़ता है। तो एशिया के मानचित्र में भारत दक्षिण में स्थित है। तो आप देखेंगे कि भारत ही एक दक्षिण में नहीं स्थित है, भारत के साथ साथ और 8 राज्य दक्षिण में स्थित हैं। उन राज्यों के बारे में भी जान लेते हैं। तो वही आप देखेंगे जो 8 राज्य हैं वही सारे राज्य मिलके दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संगठन, सहयोग संगठन का एक आपका सहयोग संगठन है, उसे ये आयोजित करते हैं और जिसे सार्क यानी दक्षेस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपके 8 देश महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ट्रिक के हिसाब से याद रखना है। कभी कभी आप देखेंगे अमूमन पूछ देता है कि सार्क देशों के समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पे इस ट्रिक के माध्यम से समझिए। MBBS जो होते हैं, MBA नहीं MBBS जो डॉक्टर होते हैं वो दवा करते हैं, यानी दर्द पेन कहते हैं अंग्रेजी में, तो PAIN इस प्रकार से समझेंगे। तो जो M का मतलब है आपका मालदीव हो जाता है, और B से आपका भूटान हो जाता है, और B से एक बांग्लादेश हो जाता है, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, A से अफगानिस्तान, M से नेपाल। और यही आपका दक्षेस यानी सार्क का स्थापना पूछ दे तो ये आपका 1985 में हुआ, आप ये ध्यान में रखेंगे। और मुख्यालय आपका ये काठमांडू में है। और आप देखेंगे यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है बच्चों में, साथियों में। अगर आपसे पूछ दे कि सार्क का कौन सा इसमें से देश नहीं है, तो आप MVFN अगर ट्रिक याद किए रहेंगे तो वहाँ पे M का मतलब अधिकतर में आप देखेंगे म्यांमार दिया होता है। तो फिर आप वहाँ पे कंफ्यूजन करके म्यांमार मारते हैं, फिर आपका वो गलत हो जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि मालदीव जो है ये है, मालदीव आपका सार्क देशों का समूह में है, म्यांमार आपका नहीं है। तो यहीं पे कंफ्यूजन होता है M से, तो आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे और इस प्रकार से ये ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से ये है। आइए आगे, और ये तो आपको बता ही दिया। उसके बाद आइए आगे इन पॉइंटों को देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे अक्षांश रेखा के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आपको पहले ही बताया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देशांतर रेखा के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये भी मैंने आपको नक्शे के हिसाब से ऊपर ही बताया, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत की मानक रेखा आप देखेंगे 82/1/2 यानी 82.5 मान लीजिए ईस्ट में है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये रही भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का परिचय, भारत की स्थिति मैंने आपको ग्लोब के माध्यम से बताया। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। तो इसके आगे वाले पार्ट में हम भारत के राज्यों के बारे में जानेंगे कि भारत के राज्य किस मैप पे किधर, भारत के मैप पे कहाँ स्थित है, कौन राज्य समुद्री सीमा बनाता है, कौन राज्य नहीं बनाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो इतना आप समझ लीजिए, जान लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी बेसिक से हमने आपको बताया, उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।